हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फाइनल एग्ज़ाम। आज हम लोग सीडीपी के नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। मानव व्यक्तित्व परिणाम है किसका? पालन पोषण और शिक्षा का, आनुवंशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का, केवल वातावरण का, केवल आनुवंशिकता का। देखिए इसमें कैसे बताते हैं कि कैसे हम लोग पहचानेंगे। अगर ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन नॉर्मली क्या होता है कि जो जिसमें केवल लग जाता है तो वो क्वेश्चन ऐसे ही आंसर वो नहीं होते हैं। 99% वो पहले ही एलिमिनेट हो जाते हैं। तो देखते हैं दो बचते हैं, पालन पोषण और शिक्षा का, आनुवंशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का। तो इसका क्या हो जाएगा? आनुवंशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का जो परिणाम होता है वो क्या होता है? मानव व्यक्तित्व या पर्सनालिटी जो होती है वो होती है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या है। प्रत्येक शिक्षार्थी स्वयं में विशिष्ट है। इसका अर्थ है कि कोई भी दो शिक्षार्थी अपनी योग्यता और रुचियों और प्रतिभाओं में एक समान नहीं होते हैं। सेकंड है, शिक्षार्थियों में ना तो कोई समान विशेषताएं होती हैं, ना उनके लक्ष्य समान होते हैं। सभी शिक्षार्थियों के लिए एक समान पाठ्यचर्या संभव। फोर्थ है, एक विषम रूपी कक्षा में विद्यार्थियों की क्षमताओं का विकसित करना संभव है। देखिए क्या है इसमें, कोई भी दो शिक्षार्थी अपनी योग्यताओं और रुचियों और प्रतिभाओं में एक समान नहीं होते हैं। ये यहाँ पे क्या शो कर रहा है? इंडिविजुअल डिफरेंस या वैयक्तिक भिन्नता शो कर रहा है। वैयक्तिक जो भिन्नता होता है वो शो कर रहा है यहाँ पे। तो इसलिए यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अब थर्ड ऑप्शन देखते हैं क्या है। सभी शिक्षार्थियों के लिए एक समान पाठ्यचर्या संभव कभी भी संभव नहीं है, क्योंकि किसी को जल्दी समझ में आता है, किसी को बाद में। फोर्थ देखते हैं, एक विषम रूपी कक्षा में विद्यार्थियों की क्षमताओं का विकसित करना संभव है, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं क्या है। एक छात्र जो हमेशा नई नई जानकारियों के लिए स्रोतों की खोज करता रहता है, वह शिक्षकों का सहपाठियों से तर्क वितर्क करता रहता है, वह होता है, उसको बोलते हैं हम लोग प्रतिभाशाली बालक। क्योंकि जिसके ऑप्शन नंबर 3, जिसके जो हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखना चाहता है या किसी भी चीज़ में उसको अलग ही एंगल से सोचता है, वो होते हैं प्रतिभाशाली बालक। फोर्थ देखते हैं क्या है। एक शिक्षिका अपनी कक्षा के प्रतिभाशाली बच्चों की योग्यताओं की उपलब्धि चाहती है। अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उसे निम्नलिखित में से क्या नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे सबसे पहले हमको क्वेश्चन बहुत अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, एग्ज़ाम जब देने जाते हैं तो वहाँ बहुत ही नर्वस हो जाते हैं, बहुत जल्दबाजी में होते हैं, वहाँ पे नहीं देखना हम लोग भूल जाते हैं। तो जैसे हम लोग पहला ऑप्शन देखते हैं कि कोई भी चीज़ है उसका देखते हैं तो वो उससे मैच कर गया, क्योंकि वहाँ पे हमने नहीं पढ़ना, भूल गए। तो इसलिए वो पहला ही देखा, बस तुरंत वहीं पे उसको जाके OMR में सर्किल कर दिया। तो इसलिए हमको पहले क्या करना है, अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ना है, चारों ऑप्शन पढ़ने हैं। अब उसमें से देखना है कि चारों में से कौन सबसे बेस्ट है, उसको टिक करना है फिर। तो इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। उनकी सृजनात्मकता को समृद्ध करने के लिए उन्हें चुनौती देना। तो ये उनको चैलेंज नहीं करना है। फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं क्या है। रचनात्मक बच्चों का मूल गुण क्या है? जो क्रिएटिव बच्चे होते हैं उनका कौन सी ऐसी क्वालिटी है जिससे पता चलेगा वो क्रिएटिव हैं? नैतिक होते हैं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। बुद्धिमान होते हैं, शक्तिशाली होते हैं, ये तीनों इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। फोर्थ क्या है? वह मौलिक चिंतन करते हैं। मतलब मौलिक मतलब नवीन, न्यू। यहाँ पे क्या हो जाएगा? मौलिक मतलब नवीन, वो कुछ नया सोचते हैं, कुछ नया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये फोर्थ हो जाएगा, इसका फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। सिक्स देखते क्या है। सृजनात्मक उत्तरों के लिए आवश्यक है प्रत्यक्ष शिक्षण एवं प्रत्यक्ष प्रश्न, विषय वस्तु आधारित प्रश्न, मुक्त उत्तर वाले प्रश्न, एक अत्यंत अनुशासित कक्षा। देखिए यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, मुक्त उत्तर वाले प्रश्न। अब मुक्त उत्तर वाले प्रश्न क्या होते हैं? मुक्त उत्तर वाले प्रश्न ये होते हैं जैसे किसी चीज़ पे अपने थॉट से लिख देना, किसी चीज़ में अपने उससे विचारों से लिखना।
और जो मुक्त उत्तर वाले नहीं होते हैं उनमें जैसे किसी चीज़ पे पर्टिकुलर वही आंसर लिखना होता है, तो इसलिए इसका क्या हो जाएगा, सृजनात्मक उत्तरों के लिए क्या आवश्यक है कि वो कैसे क्वेश्चन वो हो, मुक्त उत्तर वाले प्रश्न हो जिसमें वो अपने थॉट्स उसमें अपने तरीके से उसको एक्सप्रेस कर सके। और इसमें जो ट्रू फॉल्स वाले होते हैं वो मुक्त उत्तर में नहीं आते हैं, मुक्त उत्तर वाले जो प्रश्न वो नहीं होते हैं। ट्रू फॉल्स हो गया या MCQ वगैरह हो गया, ये सब नहीं होते हैं। सृजनात्मक विद्यार्थी वह है जो ड्राइंग और पेंटिंग में बहुत विलक्षण है, बहुत बुद्धिमान है, परीक्षा में हर बार अच्छे अंक प्राप्त करने के योग्य है, पार्श्व चिंतन और समस्या समाधान में अच्छा है। देखिए, सृजनात्मक का मतलब वो है कि जो क्रिएटिव है, ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ ड्राइंग और पेंटिंग में ही विलक्षण हो या बहुत बुद्धिमान हो, ऐसा भी कोई ज़रूरी नहीं है। जो क्रिएटिव हैं, जो सृजनात्मक बच्चे हैं वो बुद्धिमान हों, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। थर्ड है परीक्षा में हर बार अच्छे अंक प्राप्त करने की होगी, ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा क्योंकि अंक नंबर की तरफ तो भागना ही नहीं है। फोर्थ इसका, तो जब तीनों ऑप्शन गलत हो गए तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फोर्थ, पार्श्व चिंतन और समस्या समाधान में अच्छा, जिसको ये बताओ कि कैसे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन किया जाएगा, कैसे किसी प्रॉब्लम से बाहर निकला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते क्या है। सृजनात्मकता मुख्य रूप से किससे संबंधित है, मॉडलिंग, अनुकरण, अभिसारी चिंतन और अपसारी चिंतन। देखिए यहाँ पे हम लोग समझते हैं कि इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, अपसारी चिंतन। अब यहाँ पे देखते हैं होता क्या है। अभिसारी जो होता है ये वो होता है डाइवर्जेंट, इंग्लिश में बोलते हैं इसको डाइवर्जेंट, और अपसारी को क्या बोलते हैं, कन्वर्जेंट। अभिसारी में क्या होता है, ये है हम, तो यहाँ से कोई भी चीज़ एक वाइड फॉर्म में आती, मतलब बहुत ही कम उसमें आती है, ये ऐसे थॉट्स निकल रहे हैं। और अपसारी में क्या होता है, ये थॉट्स जा रहे हैं, मतलब कोई भी चीज़ वो फैल रही है, ये होता है अपसारी चिंतन में। और अभिसारी में क्या होता है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्या है, जो अपसारी चिंतन होता है ये जहाँ कहीं भी आ जाए, ये होता है सृजनात्मकता का एक गुण होता है, सृजनात्मकता का। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। क्या है, विज्ञान एवं कला प्रदर्शनियाँ, संगीत एवं नृत्य प्रस्तुतियाँ तथा विद्यालय पत्रिका निकालना किसके लिए हैं, ये शिक्षार्थियों को सृजनात्मक उपलब्ध कराने के लिए, विभिन्न व्यवसायों के लिए विद्यार्थियों को प्रशिक्षित करने के लिए। थर्ड है विद्यालय का नाम रोशन करने के लिए। फोर्थ है अभिभावकों को संतुष्ट करने के लिए। तो इसका भी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, शिक्षार्थियों को सृजनात्मक मार्ग उपलब्ध कराने हेतु। लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्या है, NCF 2005 बल देता है, किस पे बल देता है। देखिए NCF 2005 ये यशपाल समिति बनी थी जिसमें 35 लोग थे, ये 2005 में बनी थी। और इसका शीर्षक क्या था, इसका शीर्षक था शिक्षा बिना बोझ के, शिक्षा बिना बोझ के। तो यहाँ पे NCF 2005 किस पे बल देता है। देखिए रटने पे तो बिल्कुल बल नहीं देता है, इन्होंने कहा है कि इसको रटने पर बल नहीं देना है। तो उपरोक्त सभी ऐसे ही निकल गया। समस्या हल करने पे भी बल नहीं देता है। ये किस चीज़ पे देता है कि करके सीखने पे, कोई भी चीज़ है उसको करके सीखे। अगर किसी भी चीज़ को है, ये नहीं कि वो कोई भी चीज़ रट ले कि ये चीज़ ऐसे होती है, प्रैक्टिकल लाइफ पे यहाँ पे बताया गया है। बाकी NCF 2005 पे एक अलग वीडियो आएगा। आप लोग बताइए वीडियो में कैसा लगा आपको वीडियो। धन्यवाद।